नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर में द्वितीय प्रश्न पत्र शैक्षिक तकनीकी तथा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT में अति लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, शैक्षिक तकनीकी तथा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का यह मेरा 7वां और अंतिम अति लघु उत्तरीय वीडियो है। इसके पहले मैंने 6 वीडियो और बनाए थे, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। प्रत्येक वीडियो दोस्तों 12 से 15 मिनट का है, यानी कि इस प्रकार मैंने लगभग 80 मिनट में सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को समाप्त कर दिया है शैक्षिक तकनीकी तथा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, शिक्षक का आदर्श व्यवहार कैसा होना चाहिए। उत्तर है, शिक्षक विभिन्न परिस्थितियों में तथा विभिन्न संदर्भों में अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है। स्कूल तथा समाज के संबंध में भी अपना कर्तव्य निभाता है। इसके साथ ही वह कक्षा शिक्षण भी करता है। शिक्षक की सभी क्रियाएं जो छात्र के व्यवहार परिवर्तन में सहायक होती हैं उन्हें शिक्षक व्यवहार कहा जाता है, तथा जो क्रियाएं वह कक्षा शिक्षण के समय करता है उन्हें शिक्षण व्यवहार कहते हैं। देखिए दोस्तों, शिक्षक की वे सभी क्रियाएं जो छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए की जाती हैं उसे हम शिक्षक व्यवहार कहते हैं। जबकि दोस्तों, जो शिक्षक होता है जब वही सभी क्रियाएं शिक्षण के समय यानी कि कक्षा में वह शिक्षण के समय करता है तो उसे हम शिक्षण व्यवहार कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, फ्लैंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, फ्लैंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण की विशेषताएं इस प्रकार हैं। इस प्रविधि की विशेषताओं को नीचे लिखे शब्दों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। अंतःक्रिया का मतलब होता है दोस्तों इंटरेक्शन, शिक्षक और छात्र के बीच कैसा इंटरेक्शन हो, कैसा समस्या का विश्लेषण हो। पहला पॉइंट है, सूक्ष्म शिक्षण और अभिरूपण शिक्षण में इस प्रविधि का प्रयोग एक सहायक पद्धति के रूप में हो सकता है। दूसरा पॉइंट है, इस प्रविधि की मदद से कुछ क्षणों में ही सूक्ष्म कक्षा व्यवहार का भली भांति अवलोकन किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, यह विधि अध्यापक के व्यवहार के अध्ययन में प्रयोग में लाई जाने वाली विधियों में सबसे अधिक वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक है। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है दोस्तों सबसे अधिक वैध एवं विश्वसनीय है। चौथा पॉइंट है, अध्यापक व्यवहार परिवर्तन की दृष्टि से इस प्रविधि का प्रयोग पृष्ठपोषण के रूप में किया जा सकता है। दोस्तों, पृष्ठपोषण का मतलब होता है फीडबैक देना। अगला प्रश्न है आपके सामने, अवबोध स्तर के शिक्षण के लिए प्रमुख सुझाव दीजिए। उत्तर है, अवबोध स्तर के शिक्षण के लिए सुझाव। अवबोध स्तर के शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए मॉरिसन ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। पहला पॉइंट है, विद्यार्थियों को अवबोध स्तर के शिक्षण में उस समय प्रवेश दिया जाए जब वे पहले स्मृति स्तर के शिक्षण की परीक्षा में सफल हो जाए। देखिए दोस्तों, शिक्षण के 3 स्तर है, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। दोस्तों, सबसे पहले छात्रों को स्मृति स्तर का ज्ञान दिया जाता है। उनके मस्तिष्क पटल पर अक्षरों का ज्ञान उकेरा जाता है, यानी कि उनको स्मृति पर जोर देकर पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों, जब छात्र थोड़ा बहुत समस्याओं के बारे में समझने लगते हैं तब उन्हें अवबोध स्तर का ज्ञान दिया जाता है। मतलब उनको जानकारी दी जाती है, हाँ ये चीज़ ऐसे है तो क्यों है, कैसे हुए, क्या हुआ, क्या कारण था, क्या रीजन था, यानी कि तब कब क्यों कैसे का प्रश्न छात्र करने लगते हैं जब उनके मस्तिष्क में अवबोध स्तर का ज्ञान हो जाता है। फिर दोस्तों, अवबोध स्तर के बाद आता है चिंतन स्तर। जो चिंतन स्तर होता है इसमें तर्क करने की क्षमता, कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है। हम इसके बारे में अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है, अवबोध स्तर की प्रत्येक सोपान का अनुसरण क्रमबद्ध रूप से समुचित ढंग से किया जाना चाहिए। दोस्तों, अवबोध स्तर के प्रत्येक सोपान का अनुसरण क्रमबद्ध रूप का मतलब पहले स्मृति स्तर का ज्ञान दिया जाए। जब बालक स्मृति स्तर के ज्ञान को समझ ले फिर उसे अवबोध स्तर कब क्यों कैसे प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, फिर उसके बाद चिंतन स्तर का ज्ञान दिया जाए, यानी कि क्रमबद्ध रूप से सब हो। तीसरा पॉइंट है, अवबोध स्तर के विभिन्न सोपान की परीक्षाओं में सफल होने पर ही अगले सोपान में प्रविष्ट किया जाए। उदाहरणार्थ, प्रस्तुतिकरण की परीक्षा में सफल होने पर ही आत्मीकरण कालांश में प्रवेश की अनुमति दी जाए।
अगला प्रश्न है आपके सामने, शिक्षण के चिंतन स्तर को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, विज्ञी ने शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों को निम्नलिखित 3 स्तरों में विभाजित किया है। पहला है स्मृति स्तर। इस स्तर पर अध्यापक का उद्देश्य छात्रों की स्मृति का विकास करना है। वह स्मृति के आवश्यक तत्वों अधिगम, धारणा, प्रत्यास्मरण और अभिज्ञान के विकास के लिए विभिन्न रीतियों का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, जो स्मृति स्तर का ज्ञान होता है, अध्यापक का मुख्य उद्देश्य होता है कि छात्र की स्मृति स्तर को मजबूत किया जाए, यानी कि वह छात्र जो है उसको अधिक से अधिक बातों को रटाया जाए, यानी कि उसकी जो मेमोरी पावर है वह स्ट्रॉन्ग की जाए। दूसरा पॉइंट है अवबोध स्तर। इस स्तर के शिक्षण के लिए आवश्यक ही कि पहले स्मृति स्तर का शिक्षण हो चुका हो, यानी कि अवबोध स्तर का ज्ञान देने से पहले स्मृति स्तर का ज्ञान दिया जा चुका हो। इसमें विद्यार्थियों को पृथक पृथक तथ्यों तथा उनके सामान्यीकृत स्वरूप के मध्य संबंध देखने के प्रति उत्प्रेरित किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो अवबोध स्तर का प्रश्न होता है, इसमें कब, क्यों, कैसे, कैसे हुआ, क्या किया जाए, ऐसे प्रश्नों का समावेश होता है। तीसरा पॉइंट है चिंतन स्तर। इस स्तर की शिक्षण परिस्थितियों में विद्यार्थी पूर्ण तन्मयता के साथ एकजुट होकर किसी समस्या के समाधान हेतु लग जाते हैं। वे परंपरागत ढंग से न सोचकर कल्पनात्मक सृजनात्मक चिंतन का सहारा लेते हुए विविध परिस्थितियों का सम्यक अन्वेषण करने एवं उनके विद्यमान समस्याओं को हल प्राप्त करने के प्रति अग्रसर होते हैं। देखिए दोस्तों, जो चिंतन स्तर का ज्ञान होता है, इसमें कल्पना शक्ति का विकास होता है, सृजनात्मक यानी कि निर्माण करने की क्षमता होती है। में तर्क करते हैं, बच्चा किसी भी समस्या को तर्क वितर्क करके, कल्पना करके उस समस्या का समाधान करते हैं, यानी कि चिंतन स्तर सबसे उच्च लेवल का है। अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर पर शिक्षण के दोष बताइए। देखिए दोस्तों, जो स्मृति स्तर है उसके शिक्षण दोष क्या है। पहला है, स्मृति स्तर पर शिक्षण की प्रक्रिया एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, क्योंकि यह विद्यार्थियों की स्वतंत्रता, रुचियों, रुझानों, क्षमताओं, कल्पना तथा योग्यताओं का गला घोट कर केवल बलपूर्वक रटने पर बल देती है। देखिए दोस्तों, जो छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे छोटा बच्चा जो होता है, उनकी स्वतंत्रताओं को मात दे देती है स्मृति स्तर। उनके रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं को नहीं देखा जाता है, सिर्फ उनको ज्ञान देकर एक रट्टू तोता बनाया जाता है, उनकी स्मृति स्तर को मजबूत किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, स्मृति स्तर पर तथ्य काफ़ी रटे हुए होते हैं, अतः भूलने की क्रिया इसमें काफ़ी सक्रिय रहती है। देखिए दोस्तों, जब आप रट्टू तोता वाला ज्ञान देंगे तो छात्र उस क्रिया को जल्दी भूल जाता है, जबकि जो छात्र समझते हैं, उनके मस्तिष्क में जो बातें घुसती हैं वह बहुत दिनों तक टिकती हैं। तीसरा पॉइंट है, इस स्तर पर सोचने और तर्क करने के लिए कोई स्थान नहीं होता है, यानी कि दोस्तों छात्र के मस्तिष्क पर सिर्फ जोर देकर पढ़ाया जाता है। चौथा पॉइंट है, इस स्तर के शिक्षण में अध्यापक और विषय वस्तु को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, छात्र एवं उनके अनुभवों को नहीं। देखिए दोस्तों, जो स्मृति स्तर का ज्ञान होता है, इसमें अध्यापक और विषय वस्तु का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अध्यापक सिर्फ विषय वस्तु को पढ़ाता है, छात्र के मस्तिष्क पटल पर वह अंकित करता है, बाकी छात्र के अनुभवों को विशेष महत्व स्मृति स्तर पर नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तम शिक्षण की कोई 5 विशेषताएं बताइए। उत्तर है, उत्तम शिक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला पॉइंट है, उत्तम शिक्षण में वांछनीय सूचनाएं देना सम्मिलित है। दूसरा पॉइंट है, उत्तम शिक्षण अधिगम की क्रिया में मार्गदर्शन देता है। तीसरा पॉइंट है, उत्तम शिक्षण अनुदेशनात्मक होता है, यानी कि निर्देशनात्मक होता है। चौथा पॉइंट है, उत्तम शिक्षण बालक में निहित गुणों का विकास करता है। जब शिक्षक अच्छा पढ़ाएगा तो बालक के अंतर्निहित गुणों का विकास होगा। अगला पॉइंट है आपके सामने, श्यामपट्ट लेखन कौशल। उत्तर है, श्यामपट्ट लेखन कौशल निम्न प्रकार हैं। स्वच्छ, सुंदर तथा स्पष्ट लेख। शिक्षक का लेख अच्छा होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, शिक्षक को पाठ के संबंध में कठिन शब्दों, अर्थों, तथ्यों तथा घटनाओं एवं सारांश आदि सभी बातों को स्वच्छ, सुंदर तथा स्पष्ट अक्षरों में लिखना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है कि वह श्यामपट्ट पर सुंदर, स्वच्छ व स्पष्ट लेख लिखे, क्योंकि इससे छात्र के मस्तिष्क पटल पर सुंदरता के प्रति उसका ध्यान केंद्रित होता है, आकर्षित होते हैं बच्चे। और दोस्तों, शिक्षक का यह
गुण होना चाहिए कि जो कठिन शब्द हैं विषय वस्तु में, पाठ्य वस्तु में, उसके अर्थों को, उसके तथ्यों को, उसके घटनाओं आदि सभी सारांश उनको याद हो, और जो कठिन शब्द हैं इन तथ्यों को वह ब्लैक बोर्ड पर श्यामपट्ट पर लिखकर बच्चों को समझाएं, और जो लिखे वह स्वच्छ हो और सुंदर हो। दूसरा पॉइंट है चमकीले अक्षर। शिक्षक को श्यामपट्ट पर चमकीले अक्षर लिखना चाहिए, जिससे कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को लिखित अक्षर आसानी से दिखाई दे सके। इसके लिए शिक्षक को श्यामपट्ट पर रंगीन चाक बत्तियों की अपेक्षा सफ़ेद चाक बत्तियों से लिखना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो चमकीले अक्षर होते हैं, चमकीले अक्षर छात्रों को आकर्षित करते हैं, और ऐसे लेख लिखना चाहिए कि जो छात्र अंतिम बेंच पर बैठा है उसको भी साफ साफ दिखाई दे। अगला पॉइंट है सीधा लेख। शिक्षक को श्यामपट्ट पर सीधी सीधी पंक्तियों में लिखना चाहिए। इससे दो लाभ होता है। पहला, विद्यार्थियों की आंखों पर जोर नहीं पड़ता। दूसरा, वे लिखावट को सरलता पूर्वक पढ़ लेते हैं। कुछ नवीन शिक्षक टेढ़ी मेढ़ी लाइनों में टेढ़ा मेढ़ा लिख देते हैं। देखिए दोस्तों, जो शिक्षक का मुख्य श्यामपट्ट लेखन कौशल होना चाहिए कि वह पहला हो कि वह सीधी लाइन में लिखिए, सीधी पंक्ति में लिखिए। जैसे कि हम यहाँ पर लिखना शुरू हुए और लिखते लिखते हम यहाँ आ गए एक ही लाइन में, दूसरा लाइन हम यहाँ से लिखे यहाँ आ गए। यानी कि सीधा सीधा हमारा जो लेख हो स्पष्ट हो, सुंदर हो, एकदम सीधे सीधे हो, और जो अक्षर हो एकदम सीधा सीधा हो, यानी कि तिरछा तिरछा न हो। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दृश्य श्रव्य सामग्री। उत्तर है अर्थ। दृश्य श्रव्य सामग्री का अर्थ उन सहायक उपकरणों से है जिन्हें कोई भी शिक्षक अपने प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग करता है। उदाहरण स्वरूप चार्ट, मॉडल, ग्लोब। देखिए दोस्तों, दृश्य श्रव्य सामग्री उसे कहते हैं जो शिक्षक होता है पाठ्य योजना तैयार करने के बाद जब वो पढ़ाने जाता है तो उसे में वह उसका प्रयोग करता है, अपनी सहायता के लिए प्रयोग करता है, और बालक को अधिक से अधिक समझाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए पाठ्य योजना का उसका प्रयोग करता है। दृश्य श्रव्य सामग्री निम्नलिखित है। पहले हम देखते हैं, दिखाई क्या देगा? चार्ट। चार्ट तो दिखाई देगा, बोलेगा तो नहीं ना। ग्लोब जो होगा वह तो सिर्फ दिखाई देगा, बोलेगा तो नहीं ना। स्लाइड, OHP की पारदर्शिकाएं, कंप्यूटर, ब्लैक बोर्ड इत्यादि, ये सब दृश्य सामग्री हैं। अगला है श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री का मतलब जो हमको सुनाई भी दे। टेप रिकॉर्डर जो होता है सुनाई देता है, श्रव्य सामग्री है। व्याख्यान, लाउड स्पीकर, संगीत, ये सब क्या है? श्रव्य सामग्री है। अब देखते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी कि दृश्य जो दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, दोनों दृश्य श्रव्य सामग्री। टीवी दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। वीडियो दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। चलचित्र दिखाई भी देता है, सुनाई देता है। यह सभी शिक्षक की सहायक सामग्रियाँ हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुशीलन प्रश्न कौशल के घटक क्या हैं? उत्तर है अनुशीलन प्रश्न कौशल के घटक। प्रश्नों की भाषा सरल एवं स्पष्ट होना अनुशीलन प्रश्न कौशल के पहला घटक है। दूसरा है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर भ्रामक हो जाएगा, भ्रामक शब्दों की अनुपस्थिति। तीसरा है प्रश्नों का संक्षिप्त एवं उद्देश्यपूर्ण होना। चौथा पॉइंट है व्याकरण की दृष्टि से सही प्रश्न। पांचवा पॉइंट है एक बार में एक ही प्रश्न पूछना। यह अनुशीलन प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, एक बार में एक ही प्रश्न पूछना, यानी कि छात्रों से एक बार में एक ही प्रश्न किया जाए, एक बार में अधिक प्रश्न न किया जाए। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, अच्छे शिक्षण की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। उत्तर है अच्छे शिक्षण की विशेषताएं निम्न है। पहला है अच्छा शिक्षण सीखना है। दूसरा है अच्छा शिक्षण चुनी हुई बातों का ज्ञान देता है। तीसरा पॉइंट है अच्छा शिक्षण सहानुभूतिपूर्ण होता है। चौथा पॉइंट है अच्छा शिक्षण सहयोग पर आधारित होता है। पांचवा पॉइंट है अच्छा शिक्षण सीखने का संगठन करना है। छठवां पॉइंट है अच्छा शिक्षण तैयारी का एक साधन है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अभिक्रमित अधिगम की विशेषताएं क्या है? उत्तर है यह विद्यार्थी केंद्रित होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें त्रुटि दर कम होती है। तीसरा पॉइंट है इसके प्रयोग हेतु विशेषज्ञता आवश्यक है। चौथा पॉइंट है यह शिक्षक के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पांचवा पॉइंट है विद्यार्थी स्वगति से सीखता है। छठवां पॉइंट है छात्र स्वयं मूल्यांकन करता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।